किसी ने सही कहा है, आजादी किसे अच्छी नहीं लगती है, सभी आजाद रहना चाहते हैं और आजादी के ऐसे ही दीवाने हमारे देश में पैदा होते रहे हैं समय समय पर, जिन्होंने आजादी की कीमत लोगों को समझाई और देश को आजाद कराने में और भारत को अखंड बनाए रखने में अक्षुण्ण भूमिका निभाई। आप लोगों ने महाराणा प्रताप के बारे में जाना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, आचार्य चाणक्य की महान शक्तियों के बारे में जाना होगा, उनकी बुद्धि पावर के बारे में जाना होगा, छत्रपति शिवाजी के बारे में जाना होगा और बहुत सारे ऐसे क्रांति वीरों के बारे में जाना होगा जिन्होंने अपने बुद्धि बल विवेक से पूरे भारत को एक नई रणनीति तैयार करके दी कि इस रणनीति के आधार पर देश को स्वतंत्र बनाया जा सकता है और एक स्वतंत्र सोच से गुलामी की जंजीर को काटा जा सकता है। बल्कि उन लोगों ने इस सोच को सच भी साबित करके दिखाया है। और ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्रांतिवीर छोटे बड़े रहे हैं जिनकी स्टोरी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। हो सकता है आप लोगों के पास वक्त का अभाव रहा हो और समय ना मिलता हो, क्योंकि आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम लोगों को अपने राष्ट्र के बारे में, अपने गौरव के बारे में उतना ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ही कहानियां लेकर आए हैं जिन्हें सुप्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट में लिखा है। और एक बहुत अच्छी स्टोरी है। यह स्टोरी है 1857 में, जब हमारे देश एक विकट स्थिति में खड़ा हुआ था और आजादी की चिंगारियां हमारे देश के युवा क्रांतिकारियों में उमड़ रही थी और देश को आजाद कराने का एक जन सैलाब चल रहा था। उसी समय हमारे देश में एक स्थान था जो कि आज भारत की राजधानी है दिल्ली। वहाँ एक सेठ थे जिसका नाम था रामदास। बहुत ही संपन्न सेठ थे और उनकी पहुंच उस समय के तत्कालीन जो भारत के बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वहाँ तक थी और उनके दरबार में उनका एक बहुत ही विशेष स्थान था। जैसा कि बड़े बड़े धनाढ़ी व्यापारियों का हुआ करता था, उस समय राजाओं पर पकड़ होती थी और बुद्धि से भी वो बड़े संपन्न व्यक्ति थे। उनकी प्रतिभा और विलक्षण बुद्धि से बहादुर शाह जफर बहुत प्रभावित रहते थे। जब भारत के बादशाह बहादुर शाह जफर को यह लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब उन्हें गुलाम बना लेगी और वो इस चिंता में डूबे हुए थे, एक समय वो रात को अपने महल के आसपास घूम रहे थे। उसी समय सेठ रामदास वहां पर पहुंचे और उनसे बोला, दोस्त आज बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो बहादुर शाह जफर उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के कुचक्र के बारे में बताते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस टाइम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक ऐसी संस्था थी जो भारत को अपने पिंजरे में कैद करना चाह रही थी। और समय के साथ उन्होंने ऐसा किया, भारत को एक पिंजरे में, एक जकड़न में जकड़ लिया। जो कंपनी यहाँ पे हमारे यहाँ विदेश से व्यापार करने के लिए आई, वो यहाँ की शासन व्यवस्था को संभालने लगे, कंट्रोल करने लगे। तो सेठ रामदास ने उन्हें तैयार किया और सांत्वना दी। लेकिन बहादुर शाह जफर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वो थी आर्थिक। और वो आर्थिक संपत्ति के बारे में सेठ रामदास जी से बात करने लगे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, हम अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। सेठ रामदास जी ने तुरंत 3 करोड़ रुपए बहादुर शाह जफर को दिया और प्रस्ताव रखा, इस धन से एक क्रांतिकारी सेना तैयार की जाए। हालांकि सेठ जी के पास अभी तक व्यापार का ही अनुभव था, लेकिन वो बड़े ही बुद्धिमान और रणनीति रूप से सक्षम थे। उन्होंने एक और जहां बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारी सेना तैयार करने की सलाह दिया, तो दूसरी ओर वो अंधाधुंध तरीके से खुफिया विभाग से भी संगठन का कार्य करने में जुट गए। उनकी संगठन शक्ति को देखकर अंग्रेज के सेनापति भी दंग रह गए, क्योंकि सेठ जी ने पूरे उत्तर भारत में जासूसों का जाल बिछा दिया। अनेक सैनिक छावनियों से गुप्त संपर्क किया, उसके भीतर ही भीतर एक शक्तिशाली सेना और गुप्तचर संगठन का निर्माण किया। देश के कोने कोने में गुप्तचर भेजे और छोटे छोटे मनसबदार और राजाओं से प्रार्थना की कि इस समय हमारा देश बहुत ही संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है, इस समय आप सभी लोग एक साथ जुड़कर देश को स्वतंत्र कराने में अपनी भागीदारी दें। सेठ रामदास इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सिपाहियों, जो कि उस समय बहुत ज्यादा उनकी संख्या थी, उसको भी गुप्त संदेश भिजवाया और उचित टाइम पर क्रांति करने का जो वचन है वो उनसे लिया, क्योंकि भारत के जो सिपाही थे वो वचन के बड़े पक्के होते रहे, आप लोगों ने देखा हो। और यह कहा जाता है कि उस समय जो मेरठ में और दिल्ली में जो सबसे बड़ी क्रांति की बिगुल फूकी गई थी, उसमें रामदास जी का प्रमुख हाथ था। रामदास जी की इसी क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजी शासन एक तरीके से बौखला गई थी और चिंतित हो गई थी। तब अंग्रेज के सेनापति सर जॉन लॉरेंस रामदास जी को अपनी ओर मिलाने का बहुत सारे प्रस्ताव रखे थे, बहुत सारी मीटिंग भी बुलाई थी उनके साथ,
लेकिन रामदास जी ने एक ही स्वर में सबको मना कर दिया कि वो देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। उनकी अंतरात्मा बोल रही थी कि वो देश के वीर हैं और देश को स्वतंत्र कराने में उसकी भूमिका रहनी चाहिए। उनके इस बयान से अंग्रेज के अधिकारी जो थे वो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि अब इसे पकड़कर इसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दें, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। नहीं तो जिस तरीके से रामदास जी अंदरूनी और बाहरी तरीके से एक चक्रव्यूह तैयार कर रहे थे उसमें अंग्रेज फंसकर चकनाचूर। अंग्रेज ने मौका रहते ही रामदास जी को धोखे से, छल से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश जब जब गुलामी की जंजीरों में बंधी है, हमारे देश को गुलामी की जंजीर पहनाने में हमारे ही लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। नहीं तो भारत कभी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ता ही। आप लोगों ने पुराने इतिहास को भी पढ़ा होगा, भारत जब भी गुलाम हुआ है उसके पीछे हमारे ही लोगों का हाथ रहा है। नहीं तो दूसरों की क्या मजाल कि वो हमारे देश पर आकर, हमारे देश में आकर हम ही लोगों को गुलाम बना जाए। कुछ न कुछ कमी तो हमारे अंदर भी थी। वो लोग हमारे देश में आकर के हमें गुलाम बनाए और विदेशी आक्रांता इस बात को जानते थे। और आज भी जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम बाहरी शक्तियों से तो लड़ लेंगे, लेकिन हम अपने अंदरूनी जो शक्ति, जो हमारे अंदर कीटाणु बैठे हुए उससे हम कैसे लड़ेंगे? यदि बाहर में हजारों कंकड़ पत्थर हो और यदि आप जूते पहनकर जा रहे हो उससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। यदि आपके जूते के अंदर एक छोटा सा कंकड़ पड़ गया ना तो आपको चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हम लोग संगठित नहीं रह पाए और इसका फायदा समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने उठाया और हमें गुलाम बनाकर रखा। अंग्रेज ने इसी तकनीक का प्रयोग करके रामदास जी को बंदी बनवा ली, क्योंकि पैसे पर बहुत सारे गद्दार उस समय देश विरोधी कृत्य करने के लिए राजी हो जाते थे। और रामदास जी को पकड़ने के बाद जिस तरीके से क्रूरता से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनकी कहानी सुनकर आप लोगों के पसीने छूटे। रामदास जी को पकड़ लिया जाता है और उन पर शिकारी कुत्ते छुड़वाए जाते हैं। उनके बाद उन्हें घायल अवस्था में दिल्ली के चांदनी चौक की कोतवाली के सामने फांसी पर लगा। इस तरह से अरबपति सेठ रामदास जी देश की आजादी के लिए अपनी अकूत संपत्तियों का परवाह किए बिना मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने जान को न्यौछावर कर दिया। और देश में आज भी उन्हें एक सेठ से ज्यादा वो आज भी एक क्रांतिवीर के रूप में है। और वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश में आजादी की पहली बिगुल फूंकी और गुलामी मानसिकता से बाहर निकलने में उनकी सबसे प्रमुख भूमिका जो थी, उन्होंने रणनीतिक रूप से उसे तैयार किया। और आजादी की लड़ाई में जो सबसे पहला प्रहार उन्होंने अंग्रेजों पर किया था, वो क्रांतिवीर आज भी भारत के इतिहास में उनका अतुलनीय स्थान है। लेकिन हमारे देश त्याग की भूमि रही है। हमारे यहाँ ज्यादा संपत्ति वालों को पूजा नहीं जाता है, बल्कि ज्यादा त्याग करने वाले को पूजा जाता है। और ये आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी से परिपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट भी अपना जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो जान सके हमारे इतिहास के बारे में, हमारे इतिहास कैसे कैसे महान क्रांतिकारियों की बलिदानों से भरा भरा, और इस बारे में जाने और ज्यादा से ज्यादा जाने।